औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज ऐसा है बच्चों, हम लोग जोग्राफिया का जो चीज़ हम लोगों ने पिछला स्टडी किया देखा जाए वो था कटाव और उसकी वजूहात, एरोजन एंड इट्स कॉजेज। आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है असरात कम करने की तदबीर यानी कि रेमेडीज, मिनिमाइज दी रेमेडीज एंड शिकस्तो रीख एंड मवाद का खिसकाव यानी कि मास वेस्टिंग। आज हम लोग ये टॉपिक जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। ओके अब हम लोग बात करते हैं कटाव के असरात कम करने की तदबीर यानी कि मिनिमाइजिंग द रेमेडीज ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इरोजन। किसकी बात करते हैं? रेमेडीज टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ इरोजन। ठीक है, अब वन बाय वन हम लोग इनकी इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि आया कटाव के असरात को कम करने में ऐसे कौन से इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, ओके अब वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले ढलानों पर जीनादार काश्तकारी यानी कि टेरेस कल्टीवेशन। क्या है बच्चों? अच्छा, अब इसकी बात करें तो टेरेस कल्टीवेशन की, इसमें ऐसा है कि पहाड़ों की जो ढलान होती है सतहों पर, पहाड़ों की यानी कि स्लोप, ठीक है ना, उनकी सरफेस पे देखा जाए वहां से पानी बहुत तेज रफ्तार से आता है। ठीक है ना, वहां से पानी बहुत तेज रफ्तार से आता है जी। तो ऐसा है कि वहां से जो पानी जो है बहुत तेज रफ्तार में आता है। अब बात करें ढलानों पर जीनादार काश्तकारी की, तो पहाड़ों की जो मतलब स्लोप होती है, सरफेस से बहुत तेज रफ्तार में पानी बहता है। इससे मिट्टी, पत्थर, रेत वगैरह जो हैं स्लोप से नीचे की तरफ आते जाते हैं। ठीक है ना, स्लोप से नीचे की तरफ आते हैं। अब ऐसा होता है कि ऐसी जगहों पर, ऐसे फसलों, ऐसी सॉरी जमीनों पर, ऐसी जगह पर जो किसान जो होते हैं वो अपनी फसलें नहीं उगाते। क्यों नहीं उगाते? क्या रीजन है इसमें कि यहाँ पे जो किसान जो हैं वो अपनी फसलें नहीं उगाते? वो ये है कि क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश का तूफान बहुत ज़्यादा आता है, एक रेले के तौर से बारिश का तूफान बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है ना, इसलिए इसलिए ऐसी जो जगह होती है, ऐसी जो ढलान होती है, वहाँ पर जीनतदार काश्तकारी की जाती है। क्योंकि इसलिए की जाती है क्योंकि वहाँ पे जब बारिश होती है, पत्थर, मिट्टी, रेत वगैरह साथ आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसलिए जीनतदार काश्तकारी की जाती है कि ऐसे होता है, जीनादार से मतलब कि यहाँ पे छोटी छोटी जगह पर, छोटी छोटी एक कोई ज़मीन है तो वहाँ पे छोटी छोटी जगह पे खुदाई करते हैं। ठीक है ना, एक सीढ़ी के तौर पर एक प्लेस पे छोटी छोटी खुदाई करते हैं। ठीक है, अब एक इससे ज़रा नीचे, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे जीनादार इस तरह एक हमवार प्लेस बनाते हैं। इस तरह पूरी जो ढलवान सतह बड़ी बड़ी जो होती है वो एक स्टेयर्स की फॉर्म में, एक सीढ़ी की शक्ल दे देते हैं। ठीक है ना, उसको एक स्टेयर की शक्ल दे देते हैं। छोटी छोटी जगह पर खुदाई करके उसको एक जीनादार का मतलब जीनादार एक सरफेस बना देते हैं। और देखा जाए तो पाकिस्तान में देखा जाए तो हमारे पास मरी में, ठीक, हज़ारा में और दूसरे शुमार जो इलाका जाते हैं इसमें इस किस्म के चबूतरे यानी कि इस किस्म के प्लेसेस मौजूद हैं। ठीक है ना, इस किस्म के प्लेसेस जो हैं वो बहुत आम हैं। किस तरह से? क्योंकि वहाँ पे जगह जगह से ऐसे स्टेप वाइज ज़िनादार प्लेसेस होती हैं, उनको बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं काश्तकारी यानी कि प्लांटेशन की। किसकी बात करते हैं? प्लांटेशन की। अब ये भी एक देखा जाए, अब ये जो पॉइंट था कि ये भी हमारे पास इरोजन को कम करने का एक पॉइंट था, हमारे पास एक आइडिया था। शजरकारी भी जो है, प्लांटेशन भी जो है, वो भी इरोजन को कम करने का एक तरीका है। ये भी जो है एक कटाव को रोकने का एक बहुत बड़ा रास्ता है हमारे पास। इसमें ऐसा होता है कि ज़मीन पर जो छोटी छोटी जो झाड़ियाँ जो हैं या फिर घास जो देखा जाए, या बगैर फूलों वाले जो जंगली पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि ज़मीन पर छोटी छोटी झाड़ियाँ या फिर घास या बगैर फूलों वाले जो होते हैं जंगली पौधे लगा देते हैं। ठीक है, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है, जब इन्हें लगाते हैं तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ये सीमेंट की जो दीवार होती है जो हवा को चलने के रुख पर खड़ी कर जाती है। ठीक है ना, यानी कि बहुत तेज अगर हवा आएगी, बहुत तेज रफ्तार में हवा आएगी तो उसके इर्द गिर्द एक टाइप का ये प्रोटेक्शन कर लेते हैं। किस तरह की? यानी कि झाड़ियों की बाहर से
लकड़ियों की जंगला से, ठीक है ना, या फिर सीमेंट की दीवार जो होती है उसके साथ इर्द गिर्द प्रोटेक्शन हो जाती है, ठीक है ना। अगर हम लोग अब बात करें रेगिस्तानी या खुश इलाकों में जहाँ बहुत तेज हवा चलती है, उसके साथ मिट्टी और रेत उड़कर फसलों को ख़राब कर देती है। अगर हम लोग किसकी बात करें बच्चों, अगर हम लोग रेगिस्तानी इलाकों की, खुश इलाकों की, साइली इलाकों की बात करें तो वहाँ पर बहुत तेज हवा चलने के साथ साथ रेत और मिट्टी बहुत तेज से उड़ती है जो कि फसलों को ख़राब कर देती है, ठीक है ना। तो ये रुकावट बहुत ज़्यादा आम है। अगर बात करें तो ये जो मैं आपको बात करूँ ना कि रेगिस्तान जो तेज़ हवा के साथ जो मिट्टी आती है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है, ठीक है ना। इससे जो है गर्म खुश हवा जो ये रेत या मिट्टी खेतों में दाखिल नहीं हो पाती। किससे नहीं हो पाती? जो उन्होंने आसपास जो जंगला वगैरह लगाया होता है उससे हमारे पास जो है जो बहुत तेज़ हवा चलती है, मिट्टी वगैरह जो है वो फसलों में नहीं इतनी जल्दी नहीं आ पाती, वो रोक देती है इससे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं खिंचाव के असरात। बात करते हैं खिंचाव के इस असरात को, इम्पैक्ट्स को, ठीक है ना। अब ऐसा है कि हेरोइन का सबसे ज़्यादा असर अगर देखा जाए तो वो होता है फसलों पे, बागात पे और जंगलात वगैरह पर, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा असर हमारे पास फसलों पर, बागात पर और जंगलात वगैरह पर पड़ता है। इसके असर से खुशहाली के अमकानात भी बहुत बढ़ जाते हैं, यानी कि खुशहाली से, इसके असर से हमारे पास किसके अमकान, खुशहाली के अमकानात भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा है कि ज़रा जो है वो फैल कर, ज़रा जो है जब बारिश नहीं होगी, ठीक है ना, ज़मीन सूखी रहेगी, बंजर हो जाएगी, ठीक है ना। ज़रा फैल कर ज़मीन को बंजर कर देते हैं, ठीक है। देन ज़रा जब फैलते हैं ज़मीन को बंजर कर देते हैं, क्यों? खुशहाली की वजह से, ठीक। जंगलात कम हो जाते हैं, ठीक। जरखेज मिट्टी बेकर ज़मीन को निकारा कर देती है। जितनी हमारे पास जरखेज ज़मीन होती है, मिट्टी होती है, वो बह जाती है, ठीक है ना, ज़मीन को निकारा कर देती है, ठीक। अब एक अंदाजे के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, एरोइन जो है दुनिया की, एरोइन से दुनिया की ज़री ज़मीन का 40% जो पार्ट है वो बिल्कुल नकारा हो गया है। अच्छा, तो इससे क्या होता है, 40% जो है ज़मीन का जो हिस्सा है वो नकारा हो जाता है। अगर इस सूरत हाल को, इस कंडीशन को देखा जाए और इस कंडीशन को देखकर इस पे काबू न किया गया, ठीक है ना, तो आने वाले वक्त में सबसे बड़ा हमारे पास अजनास की कमी हो जाएगी, हमारे पास खुराक की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। हमारे पास बहुत से कल्टन जैसे मतलब बहुत से डिफ़िकल्टीज़ में हमारा जो एक कंट्री चला जाएगा, ठीक है। तो अगर इन हालात पे हम लोगों ने काबू नहीं किया, ठीक है, तो आने वाले टाइम में हमारे पास अजनास की कमी हो जाएगी, ठीक। और एशिया जो है ज़मीनी नकारा होने की खासी रफ्तार हमारे पास होगी, अजनास की कमी हो जाएगी, मतलब खुराक वगैरह की। सिंपली बताऊँ तो अगर इन चीज़ों पर हम लोगों ने काबू नहीं किया तो हमारे पास अजनास की कमी हो जाएगी। अब हम लोग अगर देखें तो कटाव की तेज रफ्तार करने में सबसे बड़ा रीज़न जो है इंसान का है गाइस, ये बात रियल है। सबसे बड़ा जो रीज़न है वो इंसान का है, ठीक है ना। इंसानों का सबसे बड़ा हाथ है। कैसे? वो ऐसे कि जितने भी डेवलपमेंटल कंट्रीज़ हैं, या अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात देखा जाए तो हमने तरक्की याफ्ता बनने के इस गर्ज से अभी तक दुनिया में जितने भी कुदरती तवाज़न है, कुदरती चीज़ें हैं, उनको हम लोगों ने, उनका मतलब मिस यूज़ तो खैर नहीं कह सकते, ज़रूरत के मुताबिक हम लोग करते हैं, लेकिन उनके मुताबिक हमारे पास कुदरती चीज़, हमारे पास नेचुरल चीज़ें रही नहीं है, ठीक है ना। कैसे कि जो आला मेयार की जो हमारे पास जो लकड़ी होती है उसको काट कर हम लोग फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आबादियाँ बनती जा रही हैं, जगह जगह शहर आबादियाँ, ठीक है। हवाई अड्डे वगैरह बनते जा रहे हैं, ज़मीनें कम होती जा रही हैं, मसनूई ज़मीनें कम होती जा रही हैं, ओरिजिनल खाद को छोड़िए मसनूई खाद हम लोग इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, ठीक। तो इन इन सब की तब्दीलियों की वजह से हमारे पास हेरोइन मजमूई तौर पर बहुत से असरात सामने आ रहे हैं, इसके बहुत से असरात सामने आ रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने कंट्रोल किया तो ना ही हमारी ज़मीन बंजर होगी,
ठीक। ज़रूरी पैदावार फॉर एग्जाम्पल 65% रिलेटेड पाकिस्तान में एग्रीकल्चर है, तो दोबारा से वो और अच्छे तरीके से इससे भी ज़्यादा इंक्रीजमेंट उसमें होगी। गॉट इट गाइज, आपको मेरी बात की समझ आ रही है? अब बात करते हैं, आई होप आपको ये मेरी बताएगी ये बात समझ आ रही होगी गाइज। ऐसा है, डीपली तब नहीं जा रही कि डीपली में तब नहीं जा रही कि इसमें ऐसी बातें हैं जो बताने की हैं भी और नहीं भी, ठीक है ना, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। फिर भी मैं डीपली गई हूँ और हर चीज़ क्लियर की है। आगे बात करते हैं कीटाणु के असरात कम करने की तदबीर को, ठीक है ना। अब रेमेडीज क्या है, मिनिमाइजिंग इफेक्ट्स देखते हैं। ओके गाइस, कीटाणु के बारे में बता दिया क्या होता है, ठीक है। कीटाणु के एलिमेंट्स भी बता दिए। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कीटाणु की वजूहात को स्टडी करेंगे, कॉजेज ऑफ एरोजन। सो गाइस, यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरोजन, कॉजेज ऑफ एरोजन। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन ज़्यादा बारिश, सेकंड वन कीटाणु की साथ, थर्ड दरख्त और पौधों की कमी, दरख्तों और पौधों की कमी बात की जाती है। ओके, अब देखते हैं कि हम लोगों ने कीटाणु की काजेस पढ़ी, अब हम लोग कीटाणु के असरात पढ़ते हैं, यानी कि इफेक्ट्स, ठीक है ना, इम्पैक्ट्स ऑफ एरोजन क्या है। तो इसकी हम लोगों ने देखा कि बेसिकली गाइस बच्चों ऐसा है कि इसमें आप लोगों को कोई प्रॉपर हेडिंग नहीं बताई, ठीक है ना। ये मैंने खुद बनाई है और आप लोग काइंडली जो जो अपनी बुक से रीड करेगा वो साथ साथ इस हेडिंग्स को अपने पास नोट करते रहना, ठीक है ना। फर्स्ट वन ज़मीन को बंजर कर देना, ठीक है। सेकंड वन 40% हिस्सा निकारा हो जाना, फिर इजनास की कमी, देन कुदरती तवाज़ुन का धर्म बरम, ठीक है ना। 1 बाय 1 हम लोग इन सबको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट की बात करें हम लोग कीटाणु के असरात कम करने की तदबीर, ठीक है ना। हमारे पास आप इसकी रेमेडीज या इफेक्ट को देखें कि मिनिमाइजिंग इफेक्ट इसके हमारे पास क्या हैं, कि इनको कम करने की तदबीर क्या है। तो फर्स्ट वन जलवानों पर जीनादार काश्तकारी, सेकंड शजरकारी, ठीक है, देन हवा रोक, फिर साहिली दीवार। इन सब को हम लोग 1 बाय 1 करके स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब गाइस इधर आते हैं, इसकी काजेस की बात करते हैं, ठीक है ना। मैंने इन सबको बताने का मकसद ये था कि पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। अब हम लोग जो मैंने आपको इसकी काजेस की टाइप्स बताई उसको स्टडी करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास काजेस की बात करते हैं। तो कीटाणु की अगर बात करें तो इसकी कोई एक वजह नहीं बता सकते, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ वजहें, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ हालात को यकजा होने से जो इसके फैक्ट सामने आते हैं उसके बारे में हम लोग बात फिर उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। बहरहाल इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 करके बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ज़्यादा बारिश की। ये ज़्यादा डीपली टॉपिक नहीं है बच्चों, क्योंकि ये नॉर्मल मतलब बात है, मैंने आपको इसलिए मैं इनमें डीप नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में ये सारी कुछ डीपली बताई गई है। ओके, ज़्यादा बारिश की बात करें, अगर किसी इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ कीटाणु के अमकानात भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। वहाँ कीटाणु के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के शुमाली इलाके, ठीक है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, और वहाँ एरोजन का सबसे बड़ा मसला है, ठीक। देन हम लोग बात करें चट्टानों की साख्त को। अब चट्टानों की साख्त यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ रॉक की बात करें तो अगर किसी जगह ऐसी कोई भी जगह है वहाँ की मिट्टी यानी कि बहुत बुरबुरी या ढीली है तो वहाँ कीटाणु के भी चांसेस ज़्यादा हैं। बुरबुरी से मतलब ये है कि वो जो ऐसी ज़मीन जो बारिश फॉर एग्जाम्पल अगर ज़्यादा हो रही है तो वो भुरती जा रही है, ठीक है ना। वो ज़मीन बुरबुरी होकर उस बारिश से वो बहती जा रही है, ठीक है ना। तो वहाँ पे अमकानात एरोजन के ज़्यादा हैं, ठीक है।
अगर हम लोग बात करें पथरीले इलाकों की, तो पथरीले इलाकों में भी मिट्टी का हटना, ठीक है, पथरीले इलाकों में बात करें तो वहाँ पे मिट्टी का हटना और बहना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक। जैसे कि हम लोग बात करें नथीमरी की, ठीक, नथिया गली वगैरह की, ठीक है ना। देन हम लोग बात करते हैं दरख्त और पौधों की कमी। अब इसमें क्या है कि ऐसी ऐसी जगह, ऐसी जगह जिन पर दरख्त, पौधे या घास ना हो, वहाँ यानी कि फॉर एग्जांपल देखा जाए, अब ऐसी जगह फॉर एग्जांपल ऐसी ज़मीन है जहाँ पे ना कोई दरख्त है, ना कोई पौधा है, ना कोई घास है, ठीक है ना। वहाँ वो जो ज़मीन है वो कटाव की ज़ेद में होती है, ठीक है, वो कटाव की उसमें रहती है। दरख्त और पौधे, ठीक है ना, दरख्त और पौधे अपने जड़ों के जरिए पत्थरों और मिट्टी को बांधे रखते हैं, ठीक है ना। इसलिए अगर बंजर ज़मीन के मुकाबले अगर दूसरी ज़मीन देखें जहाँ पे पौधे भी हैं, ठीक है, दरख्त भी है, घास भी है, तो वहाँ जो है एरोजन कम होगी। बट अगर हम लोग ऐसी जगह देखें जहाँ बंजर ज़मीन की बात करें तो वहाँ पे एरोजन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे पौधे घास ना हो, ठीक है ना, तो एरोजन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट उसके मुकाबले में जो हरियाली होती है, जहाँ पे हरियाली हरियाली होती है, तो वहाँ पे एरोजन के चांसेस कम होते हैं। गॉट इट। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि है साइली दीवार यानी कि कोस्टल वार्स। इसको स्टडी करते हैं। इसमें बच्चों कोई इतनी ख़ास बात नहीं है, बस पॉइंट है, कॉमन सेंस की बात है कि इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे पास जो समुद्र की लेयर्स होती हैं, जो समुद्र की मौजें जो होती हैं, ठीक है ना, उनसे जो होने वाले जो कटाव जो के सबसे मेन मतलब समुद्र से उनकी लहरों से सबसे कटाव से बचने के लिए सबसे मेन हमारे पास काम यही हो सकते हैं कि हम लोग जो साहिल है उसके इर्द गिर्द जो है हम लोग मजबूत तरीके से दीवारें लगा दें, ठीक है ना, इर्द गिर्द बाड़ वगैरह जो होती है वो लगा दें या फिर दीवारें बना दें, ठीक है। इससे जो है कटाव में खासी कमी हो सकती है, ठीक है। इससे बेहतरीन अब यही है कि इसमें कटाव की खासी कमी आ सकती है, ठीक। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कस्तोरेख यानी कि वेदरिंग। अब बात करते हैं वेदरिंग की। अब वेदरिंग में क्या है जी, कहता है कि माहौलियाती असरात की वजह से चट्टानों, पत्थरों, मिट्टी या मादनियात के टूटने और बिखरने को क्या कहते हैं, शिकस्तो रिख्त कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, शिकस्तो रिख्त कहते हैं, यानी कि वेदरिंग, ठीक है ना। अब ऐसा है कि वेदरिंग जो है माहौलियाती जो असरात की, जो इन्वायरमेंट फैक्ट्स की वजह से चट्टानों को, इन्वायरमेंट फैक्ट्स की वजह से चट्टानों, पत्थरों, मिट्टी या मिनरल्स के टूटने, फूटने और उनके बिखरने को क्या कहते हैं, वेदरिंग कहा जाता है। अब वेदरिंग किसी भी वजह से होती है, इसके पीछे काइंड्स भी हैं, इसके पीछे रीजंस भी हैं, ये किसी वो मैं आपको बताऊंगी वो किस वजह से होती है, लेकिन जो वेदरिंग है वो किसी वजह से भी हो जाती है। अब हम जानते हैं कि ज़मीन जो है, अब हम जानते हैं बच्चों, आप सब जानते हैं कि ज़मीन जो है करोड़ों अरबों साल से हो चुकी, बनती जा रही, ठीक है ना, इसका प्रोसेस करोड़ों अरबों साल से चल रहा है, ठीक है। इसके बने करोड़ अरब साल गुजर चुके हैं, मुसलसल ये एक प्रोसेस चल रहा है। अब इसमें वेदरिंग का भी होता है प्रोसेस, में डिकम्पोजिशन का भी होता है, इसमें रोइन का भी हो रही है। अब ये जो इस प्रोसेस में रोइन भी हो रही है, डिकम्पोजिशन भी हो रही है, इसमें वेदरिंग भी हो रही है, ठीक है ना। अब बात यह है कि वेदरिंग के किस वजह से होती है, इसके पीछे क्या काइंड्स हैं, अब हम लोग वो स्टडी करने जा रहे हैं। अब हम लोगों ने शिकस्तो रिख्त के बारे में पढ़ लिया कि शिकस्तो रिख्त क्या होता है, ठीक है ना, वेदरिंग का। अब हम लोग कहते हैं कि वेदरिंग की टाइप्स के बारे में आते हैं। आया, अब वेदरिंग की टू टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेदरिंग। वन इज तेबी शिकस्तो रिख्त यानी कि केमिकल एंड फिजिकल वेदरिंग, अदर इज केमियाई शिकस्तो रिख्त दैट कॉल्ड दी केमिकल वेदरिंग, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे फिजिकल and mechanical, physical and mechanical weathering।
इसको हम लोग बोलेंगे केमियाई कस्तूरी को केमिकल वेदरिंग। क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम लोग केमिकल वेदरिंग। ठीक है, अब बात करते हैं तिबई शिकस्तोरी यानी कि फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग, सॉरी मैकेनिकल वेदरिंग की। अब इसके अंदर जो है सबसे अहम चीज की बात करें, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे कि हमारे सामने एक हथौड़ा है, ठीक है ना, और हम उसको एक पत्थर पे दे मारते हैं, ठीक है ना। हमारे सामने इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ, जैसे कि हमारे पास एक हथौड़ा है और उसको हम लोग पत्थर पे दे मारते हैं। अब उसके जो ऊपर जो हथौड़ा जब हम लोग मारेंगे, जाहिर की बात उसे डस 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 की आवाज आएगी, आएगी नहीं आएगी। अब वो जो टूटने का जो प्रोसेस जारी रहेगा, जब हम लोग उसको मारेंगे तो वो आवाज़ें आएगी, तो वो आस्ते आस्ते से टूटने का उसका प्रोसेस जारी रहेगा, वो कंटिन्यू होगा, एकदम से तो नहीं टूटेगा ना, वो आस्ता आस्ता करके टूटेगा, स्लोली स्लोली से प्रोसेस से वो अंदर टूटे, अंदर से टूटता रहेगा, टूटता रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर सर्दी है, बारिश है, बर्फ है, बर्फ वाला पानी है, या किसी प्रेशर की वजह से, किसी भी दबाव की वजह से जो चट्टानें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, इस तरह से देखा जाए तो देख, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको जैसे हथौड़ी की एग्जांपल दी, हथौड़ा है, उसे किसी पत्थर पे मारेंगे, वो आस्ता आस्ता करके टूटेगा, अंदर से भी आस्ता आस्ता उसकी आवाज़, अंदर से भी आस्ता आस्ता करके टूटेगा, एकदम से तो वो नहीं टूट सकता, स्लोली स्लोली प्रोसेस होगा। अब ऐसा है कि कोई भी अब किसी प्रेशर की वजह से, किसी दबाव की वजह से अगर चट्टानें टूट जाती हैं, तो इस तरह से हमारे पास, अगर हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी आ जाती, इसमें हमारे पास देखा जाए तो इसमें हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं, जैसे कि इंसानों की सबसे, इंसानों में ये प्रोसेस चल रहे हैं कि कोई अगर मशीनरी है हमारे पास, ठीक है ना, और साथ हम लोगों ने मतलब कोई काम चल रहा है, इंसान ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है, साथ एक मशीन लगाई हुई है, तो ऐसा है कि उस दूसरी जगह कोई काम हो रहा है, लेकिन उसकी वाइब्रेशन की जो आवाज़ है वो दूसरी चट्टान में भी आ रही होगी, ठीक है ना। ये सारा प्रोसेस क्या है, ये फिजिकल मैकेनिकल प्रोसेस है, यानी कि इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होती हैं, ठीक है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसे कि कोई काम चल रहा है, साथ हम लोग ने मशीन लगाई है और दूसरी जगह उसकी वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही है, तो इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी अलाउ हैं। गॉट इट गाइस। अब ये सारा जो प्रोसेस है ये आस्ता आस्ता चल रहा है, इसको हम लोग फिजिकल एंड मैकेनिकल कहते हैं। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सॉरी नेक्स्ट काइंड की, एक तो फर्स्ट काइंड जो थी हमारे पास फिजिकल मैकेनिकल तिबई कस्तूरी थी, उसको हम लोगों ने स्टडी किया। अब बात करते हैं केमियाई कस्तूरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम लोग केमिकल वेदरिंग कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, केमिकल वेदरिंग। अब बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की। अब इसमें ऐसा है, ये तो नाम, ये तो अपने नाम को ही इंडिकेट करता है, नाम से इंडिकेट करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन होंगे जिसकी वजह से कुछ भी चट्टान, कोई भी चट्टान जो होती है वो टूट फूट का शिकार हो रही है, ठीक है ना। इसके पीछे कोई ना कोई केमिकल ही रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि जैसे आप जो है किसी पत्थर पर कोई तेजाब फेंक रहे, यानी कि कोई एसिड फेंक रहे, ठीक है ना, और ऑब्वियसली उसका असर होगा, उसका आगे से एक रिएक्शन होगा, जब हम लोग पत्थर पे एक एसिड फेंकेंगे उसको ऑब्वियसली एक रिएक्शन आगे से हमें देगा, राइट। अब वो जो, क्योंकि वो एसिड थोड़ा सा सख्त होता है, वो क्या करेगा, वो करेंगे कि इसकी कोई ना कोई एक खूबी जो है वो, जब हम लोग किसी पत्थर पे किसी भी उस पे एसिड फेंकेंगे, उसकी कोई ना कोई खूबी हमें आगे से शो ज़रूर होगी, ठीक। अब उसकी जो खूबी है, उसकी कोई ना कोई जो हमारे पास जो खूबी जो होगी वो ये करेगी कि वो चट्टान को तोड़ फोड़ करेगी, यानी कि स्लोली स्लोली जो है उसको खोखला करना शुरू कर देगी, स्टार्ट हो जाएगी, स्लोली स्लोली जो है वो खोखला होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जाहिर की बात है, वो एकदम से तो वो चट्टान टूट फूटने नहीं होगी, वो आस्ता सा ही अपना अमल दिखाएगी, तो स्लोली स्लोली जो है वो खोखला करना शुरू कर देगी। बिल्कुल वैसे अगर मैं आपको बात करूं बारिश की, तो बारिश का आपको पता है इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है ना, उसका कोई ना कोई केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है ना कोई केमिकल कंपोजिशन होता है, उसका इम्पैक्ट बारिश का ज़्यादा होता है। जब वो बारिश आती है तो अपने साथ हवा भी लाती है, ठीक। जहाँ जहाँ से बारिश का रुख होता है वहीं वहीं से हवा का रुख भी साथ होता है, ठीक है ना। अब जो हवा है, हवा का जो मीडियम है
उसके अंदर जो हवा का जो मीडियम है उसके अंदर भी अपने साथ जब वो आती है, बारिश के साथ हवा आती है, हवा के साथ जो हवा का जो अंदर मीडियम है उसके अंदर भी बहुत सी हमारे पास गैसेस पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं बच्चों हमारे पास? उसके अंदर भी हमारे पास बहुत सी जो हैं वो गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है। आप ऐसा है तो उसमें भी केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है ना। अब जो पहाड़ के ऊपर, अब गैसेस के अंदर भी हमारे पास क्या है? केमिकल कंपोजिशन है। अब पहाड़ के ऊपर जब आके पड़ेगी तो पहाड़ ऊपर जब पानी पड़ेगा तो वो भी स्लोली स्लोली वीक करता जाएगा। ठीक है ना। उस चट्टान को स्लोली स्लोली क्या करता जाएगा? वीक करता जाएगा। अगर कोई चट्टान है उसके अंदर कोई दरारें पड़ रही हैं, या फिर उस रूट की बात करते हैं, अगर कोई चट्टान है उसके अंदर कोई दरारें पड़ रही हैं, ठीक, उन दरारों में पानी जमा होता जाएगा। ठंड की वजह से वो पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठंड की वजह से वो किस में? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टिंग टू आइस। ठीक है ना। ठंड की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको पता है आइस क्या है हमारे पास? कौन सी फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है ना। अब किसी प्रेशर की वजह से, किसी दबाव की वजह से कोई ना कोई ऐसा प्रेशर होगा, कोई ना कोई ऐसी दबाव होगा कि ये जो है इसका प्रेशर की वजह से वो चट्टान स्लोली स्लोली फिर टूटना टूटना शुरू कर लेगी, फूटना टूटना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। और बिल्कुल ऐसे ही ये इसका जो है प्रोसेस चलता है। उसके आइस की वजह से बारिश का पानी जमा होगा, वो किसी ठंडी की वजह से बर्फ बनेगी, तो वो किसी प्रेशर की वजह से वो चट्टान टूट फूट जाएगी। ठीक। ये था केमियाइश कस्तूरी। मैंने आपको मैकेनिकल एंड फिजिकल भी बता दिया और वेल्डिंग भी बता दी। इसके मैंने टाइप्स भी डिस्कस किए। आईएस की 2 टाइप्स हैं, वन इज अ फिजिकल एंड मैकेनिकल एंड अदर इज अ केमिकल। आई होप जितना करवाया आपको इंशाल्लाह समझ आया होगा। ठीक। ओके। मवाद का खिसकाव की बात करते हैं, यानी कि हम लोग बात करते हैं आप मास वेस्टिंग की। किसकी बात करते हैं? मास वेस्टिंग की। ठीक। अब मवाद के खिसकाव की बात। मवाद का खिसकाव यानी कि मास वेस्टिंग ढलवान सतह पर कशिश शकल की वजह से पत्थरों और मिट्टी के फिसलने को या सरकने को कहते हैं। ठीक है ना। अब मास वेस्टिंग जो, अब अगर हम लोग मास वेस्टिंग की बात करें तो हमारे पास देखा जाए कि इस मवाद खिसकाव जो है कोई भी स्लोप है उसकी सरफेस कशिश शकल की वजह से, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन या वन मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस की बात की जाए तो पत्थरों और मिट्टी के फिसलने या सरकने को क्या कहते हैं बच्चों? मवाद का खिसकाव। उसे हम लोग मास वेस्टिंग भी कहा जाता है। अगर हम लोग इसके पहले हिस्से की बात करें, यानी कि इसके हम लोग पहले हिस्से यानी कि मास की बात करें, पहले हिस्से की बात करें तो ये किसको जाहिर करता है? जो पत्थरों के टूटने टुकड़ों और मिट्टी पर मुश्तमिल होता है। ठीक है ना। ये जो मास जो है ये पत्थरों के टूटने को, मिट्टी को, अच्छा जी, पत्थरों को, ये इसको जाहिर करता है। और जबकि अगर पहले जो मैंने आपको कहा मास किसको इंडिकेट करता है बच्चों? मास हमारे पास पत्थरों को, मिट्टी को और उसके टूटने को जाहिर करता है। सेकंड हम लोग बात करें अब वास्टिंग किसको जाहिर करता है? वास्टिंग जो है, वास्टिंग जो है हमारे पास वास्टिंग से मुराद है कि चट्टान या पहाड़ का एक महसूस हिस्सा, एक स्पेशल टुकड़ा, ठीक है ना, उसका एक महसूस टुकड़ा जो इस तरह से अपनी ऊंचाई को जाहिर कर रहा है, जो कि किसको जाहिर कर रहा है? हाइट को, ऊंचाई को जाहिर कर रहा है। मास की बात की तो मैंने दोबारा से क्लियर कर रही हूँ। मास को मैंने कहा ये पत्थरों को, उसके टूटने को, उसके टुकड़ों को, उसकी मिट्टी पे कंसिडर करता है। जबकि वास्टिंग जो सेकंड पार्ट जो इसका है ये किसको कंसिडर करता है? ये हमारे पास इस तरह अपनी किसी ऊंचाई को जाहिर करता है। किसी भी महसूस स्पेशल टाइप का जो पार्ट होता है उसकी ऊंचाई को जाहिर करता है, उसकी हाइट को जाहिर करता है। ठीक है ना। अब ऐसा है बच्चों कि चट्टानों से टूटते हुए पत्थर हमेशा पहाड़ी ढलवानों से फिसलते, लड़कते या नदी नालों में बहते हुए नीचे की जानब सफर करते हैं। ठीक है ना। अब ऐसा है कि जो चट्टानों से जो हमारे पास बात करें, चट्टानों से जो टूटते टूटते पत्थर जो हैं हमेशा जो हैं, या पत्थर जो है, रेत है, मिट्टी है, वो उसका उनका रुख जो होता है वो ज़्यादा नदी नालों की तरफ होता है। ठीक है ना। बात समझ आई बच्चों?
अच्छा, मैंने आपको कहा कि मवाद का खिसकाव यानी कि मास वेस्टिंग ढलवान सतह पर कशिश शकल की वजह से पत्थरों और मिट्टी के फिसलने या सिरकने को कहते हैं। मास वेस्टिंग, मैंने कहा कि मास वेस्टिंग जो है हमारे पास टुकड़ों को, मिट्टी को, पत्थर को शो करता है, जबकि वास्टिंग जो है हमारे पास हाइट को, किसी भी हिस्से के हाइट को शो कर रहा है। अब बात करते हैं कशिश शकल की कि कशिश शकल से क्या मुराद है। तो इसके से ये मुराद है कि ज़मीन की अंदरूनी मकनतीसी कुव्वत की वजह से जो है हर एक चीज़ ज़मीन की अपनी तरफ खींचती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कशिश शकल कहते हैं। कशिश शकल जो है ज़मीन के अंदर अपनी एक मैग्नेटिक फोर्स होती है, वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कशिश शकल कहते हैं। अब मवाद के खसकाव की अब मौजू हालात को स्टडी करते हैं, यानी कि सुटेबल कंडीशन फॉर मास वेस्टिंग के मौजू हालात में यानी कि स्टडी करते हैं सुटेबल कंडीशन ऑफ मास वेस्टिंग। फर्स्ट वन ज़्यादा ढलवान, सेकंड वन शिकस्तो रेत, थर्ड पानी की मौजूदगी, फोर्थ जंगलात की कमी। आए अब वन बाय वन इनको स्टडी कर रहे हैं। ज़्यादा ढलवाने से वो इलाके जहाँ पर ढलान की सतह हमवार न हो और ढलान का जाविया ज़्यादा हो, ठीक है ना, वो इलाका जहाँ पर ढलान की सतह हमवार न हो और ढलान का जाविया ज़्यादा हो, तो वहाँ तो वहां पर मवाद का खसकाव का अमल तेज होगा। और जिन इलाकों में, ठीक है ना, जहाँ पर वो इलाके जहाँ पर हम लोग बात करते हैं ढलान की सतह वार ना हो, तो वहाँ पर मवाद का खसकाव ज़्यादा होता है, ठीक है ना। शिकस्तो रीख की बात करते हैं, जिन इलाकों में शिकस्तो रीख का अमल ज़्यादा होता है वहाँ पर मवाद के खसकाव का भी अमल ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जिन इलाकों में शिकस्तो रीख का अमल ज़्यादा होता है वहाँ पे मवाद का अमल भी ज़्यादा होता है। मैंने आपको ढलवान का भी बता दिया, शिकस्तो रीख का बता दिया क्या चीज़ होती है। अब बात करते हैं पानी की मौजूदगी की। मैंने आपको कहा ज़्यादा ढलान को हम लोग ने स्टडी किया। हमने कहा वो इलाके जहाँ पर ढलान की सतह हमवार ना हो, ठीक है ना, और ढलान का जाविया ज़्यादा हो और मवाद का खिसकाव भी, वहाँ पे मवाद का खिसकाव का अमल बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, ठीक है। शिकस्तो रीख की बात की मैंने, शिकस्तो रीख का कहा कि वो अमल जो ज़्यादा होगा वहाँ पर मवाद का खिसकाव भी ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं पानी की मौजूदगी की, ठीक है। अब ऐसा है बच्चों कि पानी भी मवाद के खिसकाव के अमल का तेज करने के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। पानी की मौजूदगी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन ढलानों में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है वहाँ पर मवाद आसानी से नीचे की तरफ फिसलने लगता है, ठीक है ना। जिन ढलानों में पानी की मौजूदगी, पानी की मकदार ज़्यादा होती है वहाँ पर आसानी से क्या होता है हमारे पास, वहाँ पर आसानी से जो पानी, वहाँ पर मवाद का खिसकाव है वो नीचे की तरफ आता है। और जिन ढलानों में पानी की मकदार कम हो वहाँ पे मवाद का खिसकाव का अमल भी तेज़ होता है, फिर भी तेज नहीं सॉरी, ऐसा है बच्चों कि जहाँ पर पानी की मिकदार ज़्यादा होगी वहाँ पर मवाद का खिसकाव ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली जहाँ पर पानी की पानी की जो मिकदार है वो कम होगी वहाँ पर मवाद का खिसकाव थोड़ा सा सुस्त हो जाएगा, थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, वहाँ पे इतनी तेज़ रफ्तार से मवाद का खिसकाव अपना अमल नहीं प्ले करेगा, ठीक है। फिर हमने कहा कि लेकिन अगर हम लोग फिर बात करते हैं जंगलात की कमी की, ठीक है ना। अब जंगलात की मौजूदगी का मवाद का खिसकाव का काफ़ी हद तक कम करती है, ठीक है ना। जंगलात की मौजूदगी जो है मवाद के खिसकाव को काफ़ी हद तक कम करती है, उसके अमाउंट को, उसको वैल्यू को थोड़ा सा लेस एबल कर लेती है, ठीक। लेकिन दरख्तों की कटाई से भी मवाद का खिसकाव का जो अमल होता है वो तेज़ हो जाता है, ठीक। पानी की मौजूदगी जहाँ पे मिकदार ज़्यादा होगी वहाँ पे मवाद का खिसकाव यानी कि मास वेस्टिंग का अमल ज़्यादा होता है, और जहाँ पे कम होगा वहाँ पर उसका रफ्तार ढीलो होती है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं जंगलात की कमी की, ठीक है ना। जंगलात की मौजूदगी की मवाद का खिसकाव काफ़ी हद तक कम करती है, लेकिन काफ़ी हद तक कम करती है, लेकिन दरख्तों की कटाई से भी मवाद का खिसकाव का अमल
तेज़ होता है, ठीक है ना, उसका अमल भी फास्ट होता है। बच्चों समझ आई आपको मवाद के कसाऊ की उसकी सूटेबल कंडीशंस की। मैंने आपको मवाद के कसाऊ की डेफिनेशन बताई, फिर उसकी मैंने मास वेस्टिंग को अलग अलग करके बताया, फिर मैंने आपको अभी इसकी सूटेबल कंडीशंस बताई, वन बाय वन करके स्टडी किया। आई होप कि आपको जितना भी पढ़ाया गया हो आप अच्छे से रीड करेंगे और आपको मेरा लेक्चर अच्छे से डिलीवर होगा और अच्छे से अंडरस्टैंड भी होगा। थैंक यू वेरी मच। आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और काइंडली रिक्वेस्ट है आप इन वीडियोस को अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर लें प्लीज़, और जो इन वीडियोस को देख रहे हैं इन वीडियोस को अंडरस्टैंड कर रहा है, थैंक यू वेरी मच।